नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय मंच कमोडिटी टुडे, जहां हम लाते हैं एग्रीकल्चर, कमोडिटी और पॉलिसी की देश विदेश से जुड़ी सबसे बड़ी और प्रभावशाली खबरें। आज के इस विशेष टॉप 10 बुलेटिन में हम बात करेंगे वैश्विक चावल बाजार की हलचल की, नए अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स की, कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट फिनेंस की, निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रगति और तकनीक से बदलती खेती की तस्वीर की। तो चलिए शुरू करते हैं एग्री, कमोडिटी और पॉलिसी की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं एक अंतरराष्ट्रीय बाजार अपडेट से, जहां खाद्य और कीमती धातु दोनों की कीमतों में अलग अलग रुझान देखने को मिला है। काबुल के प्रमुख बाजारों में भारतीय चावल की कीमतों में पिछले सप्ताह उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यापारियों के अनुसार 24 किलोग्राम की एक बोरी जो पहले 2600 अफगानी में बिक रही थी, अब बढ़कर करीब 3000 अफगानी तक पहुंच गई है। यानी बहुत कम समय में कीमतों में लगभग 400 अफगानी की वृद्धि देखी गई है, जो स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, आयात में कमी और दूसरा, स्थानीय स्तर पर मांग में मजबूती। जब आयात घटता है और मांग स्थिर या बढ़ती रहती है तो स्वाभाविक रूप से कीमतों पर दबाव बनता है। विशेषज्ञों के अनुसार अफगान बाजार लंबे समय से भारतीय चावल पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा या आयात में कमी का सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ता है। हालांकि अन्य प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतें इस अवधि में अपेक्षाकृत स्थिर बनी रही, जिससे संकेत मिलता है कि फिलहाल दबाव मुख्य रूप से चावल बाजार तक सीमित है। दूसरी ओर कीमती धातुओं के बाजार में विपरीत रुझान देखने को मिला। सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। अरबियन और रूसी किस्म के सोने के दामों में मामूली कमी आई है, जिसका कारण वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की कीमतें वैश्विक आर्थिक संकेतों, डॉलर की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मांग पर निर्भर करती है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर आई नरमी का असर काबुल के स्थानीय बाजार में भी दिखाई दिया। कुल मिलाकर काबुल बाजार में एक ओर जहां भारतीय चावल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया, वहीं दूसरी ओर सोने की कीमतों में हल्की नरमी दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि खाद्य और धातु बाजार अलग अलग कारकों से प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, क्लाइमेट फाइनेंस और कार्बन मार्केट से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की। जापान की कंपनी ग्रीन कार्बन आईएनसी ने इंडोनेशिया की सरकारी अनुसंधान संस्था नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी यानी ब्रिन के साथ एक समझौता साइन किया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है इंडोनेशिया के धान के खेतों से नेचर बेस्ड कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं का आकलन करना। दरअसल धान की खेती में पानी भरे खेतों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसों में एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि वैज्ञानिक और टिकाऊ खेती पद्धतियां अपनाई जाएं, जैसे नियंत्रित जल प्रबंधन, वैकल्पिक गीला सूखा तकनीक यानी कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और बेहतर उर्वरक उपयोग किए जाएं, तो इन उत्सर्जनों को कम किया जा सकता है और यहीं से शुरू होता है कार्बन क्रेडिट का अवसर। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना के माध्यम से लगभग 42.8 अरब येन यानी $300 मिलियन से अधिक के संभावित कार्बन क्रेडिट बाजार को विकसित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि इंडोनेशिया के धान उत्पादक किसान उत्सर्जन कम करने वाली पद्धतियां अपनाते हैं, तो वे कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है, जबकि पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल एशिया के अन्य प्रमुख धान उत्पादक देशों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। चावल की खेती वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत मानी जाती है। ऐसे में यदि इसे व्यवस्थित कार्बन बाजार से जोड़ा जाए, तो यह जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह साझेदारी केवल रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक आकलन, डेटा संग्रह, उत्सर्जन मापन और टिकाऊ कृषि प्रथाओं के विकास के जरिए एक व्यवस्थित कार्बन क्रेडिट ढांचा तैयार करना है। कुल मिलाकर यह पहल एग्रीकल्चर इनोवेशन और क्लाइमेट फाइनेंस के संगम का एक बड़ा उदाहरण है, जहां धान के खेत सिर्फ खाद्य उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि कार्बन मार्केट का भी हिस्सा बन सकते हैं। और अब हम बात करेंगे एक अहम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की, जिसका सीधा असर
कृषि बाजारों पर पड़ सकता है। इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुए एक नए व्यापार समझौते के तहत जकार्ता को अमेरिकी कृषि उत्पादों, खासतौर पर सेब और चावल की निर्धारित मात्रा का आयात करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस व्यापक समझौते का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह को बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को गहराई देना। सूत्रों के अनुसार इस समझौते में कृषि उत्पादों को विशेष महत्व दिया गया है। अमेरिका लंबे समय से अपने एग्री एक्सपोर्ट को एशियाई बाजारों में विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रहा है और इंडोनेशिया जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार को इसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चावल के संदर्भ में यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडोनेशिया स्वयं भी एक प्रमुख चावल उत्पादक देश है। ऐसे में निर्धारित आयात की शर्त स्थानीय किसानों और घरेलू बाजार पर किस तरह प्रभाव डालेंगी, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। वहीं अमेरिका सेब के आयात को लेकर भी बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह इंडोनेशियाई फल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के अनिवार्य आयात प्रावधान अक्सर द्विपक्षीय समझौतों में संतुलन बनाने के लिए शामिल किए जाते हैं, जहां एक देश को बाजार पहुंच मिलती है वहीं दूसरा देश रणनीतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। यह समझौता केवल कृषि तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह सीधे किसानों, आयातकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इंडोनेशिया अमेरिका व्यापार समझौता एग्री ट्रेड की वैश्विक राजनीति का एक और उदाहरण है जहां बाजार पहुंच, आपूर्ति सुरक्षा और आर्थिक रणनीति तीनों एक साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो संभावित एल नीनो प्रभावों को देखते हुए अपने चावल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने सूखे से निपटने के लिए व्यापक ड्रॉट रिस्पांस मेजर्स लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही छोटे धान किसानों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की भी आधिकारिक पुष्टि की गई है। यह सहायता राइस फार्मर फाइनेंशियल असिस्टेंस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जा रही है। विशेष बात इसमें यह है कि इस योजना की फंडिंग चावल आयात पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से प्राप्त सरप्लस रेवेन्यू से की जा रही है, यानी आयात से मिली अतिरिक्त कमाई को सीधे किसानों की सुरक्षा में निवेश किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि संभावित एल नीनो के प्रभाव से पहले ही किसानों को आर्थिक संबल और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उत्पादन पर न्यूनतम असर पड़े और देश की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे। इस पहल के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष नकद सहायता दी जाएगी जिससे वे बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक कृषि इनपुट की व्यवस्था कर सकें। इसके अतिरिक्त जल पंपों की उपलब्धता, सूखा सहिष्णु बीजों का वितरण, सोलर इरिगेशन सिस्टम की स्थापना तथा आवश्यकता पड़ने पर क्लाउड सीडिंग जैसे उन्नत तकनीकी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार एल नीनो की स्थिति में वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि से धान उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पानी की कमी सीधे पैदावार घटा सकती है और लागत बढ़ा सकती है। ऐसे में अग्रिम तैयारी और त्वरित हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सोलर इरिगेशन और बेहतर जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि सूखा रोधी बीजों के उपयोग से उत्पादन में संभावित गिरावट को सीमित करने की रणनीति अपनाई जाएगी। कृषि विश्लेषकों का मानना है कि यह मॉडल एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जहां सरकार वित्तीय सहायता, तकनीकी नवाचार और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एक साथ लागू कर रही है। कुल मिलाकर फिलीपींस ने संभावित जलवायु संकट का इंतजार करने के बजाय पहले ही सक्रिय तैयारी शुरू कर दी है ताकि उसके चावल उत्पादन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर किसी बड़े झटके का असर न पड़े। अब बात करते हैं निर्यात बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जो उत्तर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज और कॉन्टिनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता साइन किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य है दिल्ली की एयर फ्रेट स्टेशन से निर्यात कार्गो को ग्रेटर नोएडा स्थित नए एयरपोर्ट टर्मिनल तक तेज और व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर करना।
यह नया टर्मिनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आमतौर पर जेयर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, में विकसित किया जा रहा है। समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर निर्यात कार्गो के ट्रांसफर को सुव्यवस्थित करेंगी ताकि नियामकीय अनुपालन यानी कस्टम, डॉक्यूमेंटेशन और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की बाधा ना आए। इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना भी है। अक्सर निर्यातकों को कार्गो मूवमेंट में देरी और अतिरिक्त परिवहन खर्च का सामना करना पड़ता है। यदि कार्गो ट्रांसफर तेज, समन्वित और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़ा होगा तो निर्यातकों की लागत में कमी और समय की बचत दोनों संभव हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार जेवर एयरपोर्ट का मल्टी मॉडल कार्गो हब लगभग पूर्णता की ओर है और इसके संचालन शुरू होने के बाद उत्तर भारत की निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पहले से ही एग्री प्रोड्यूस, फार्मा, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग निर्यात का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में एक आधुनिक कार्गो हब क्षेत्रीय निर्यात ढांचे को नई गति देगा। यह समझौता केवल दो कंपनियों के बीच सहयोग नहीं बल्कि भविष्य की उस लॉजिस्टिक व्यवस्था की नींव है जो भारत के निर्यात इकोसिस्टम को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाएगी। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट के साथ यह साझेदारी उत्तर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे शहर की जिसने वैश्विक व्यापार मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर ली है। सूरत ने हालिया वित्तीय वर्ष में $10.55 बिलियन के निर्यात के साथ खुद को एक प्रमुख ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में स्थापित कर दिया है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं बल्कि उस औद्योगिक शक्ति और व्यापारिक दक्षता का प्रतीक है जिसने सूरत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मजबूती से जोड़ा है। सूरत की इस उपलब्धि के पीछे दो प्रमुख सेक्टरों की निर्णायक भूमिका रही है, टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री। टेक्सटाइल सेक्टर में सूरत लंबे समय से सिंथेटिक फैब्रिक और रेडी टू वियर सेगमेंट का बड़ा केंद्र रहा है। वहीं डायमंड पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग में शहर की विशेषज्ञता वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। दुनिया के बड़ी संख्या में कट और पॉलिश किए गए हीरे सूरत से होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों ने इस वृद्धि को गति दी है। राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यातकों को प्रक्रियागत सरलता, डिजिटल क्लियरेंस और वित्तीय सहायता जैसे कई लाभ मिले हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अधिक प्रतिस्पर्धी हुआ है। सूरत की यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि भारत के क्षेत्रीय औद्योगिक क्लस्टर अब वैश्विक सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर $10.55 बिलियन का निर्यात आंकड़ा यह साबित करता है कि सूरत केवल एक औद्योगिक शहर नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का एक उभरता हुआ केंद्र है जो भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बदलते व्यापार परिदृश्य की, जहां एक बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में मैक्सिको पहली बार सालाना आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। अमेरिका से मैक्सिको को कुल $337.9 बिलियन मूल्य के सामान निर्यात किए गए, जो कनाडा को किए गए निर्यात से थोड़ा अधिक है। यह पहली बार है जब मैक्सिको ने वार्षिक आधार पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे पहले लंबे समय तक कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि क्षेत्रीय सप्लाई चेन और औद्योगिक रणनीति में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का संकेत है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्री प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत मांग ने इस वृद्धि को समर्थन दिया है। मैक्सिको में औद्योगिक उत्पादन और असेंबली गतिविधियों में तेजी के कारण अमेरिकी कच्चे माल और इंटरमीडिएट गुड्स की मांग बढ़ी है। इसके अलावा नियर शोरिंग की प्रवृत्ति यानी कंपनियों द्वारा एशिया से उत्पादन को उत्तरी अमेरिका के करीब स्थानांतरित करना भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यह रुझान उत्तर अमेरिकी व्यापार ढांचे में संतुलन के नए संकेत देता है, जहां क्षेत्रीय एकीकरण और आपूर्ति श्रृंखला की निकटता को प्राथमिकता मिल रही है। कुल मिलाकर मैक्सिको का अमेरिका के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य बनना उत्तर अमेरिका के बदलते व्यापार समीकरण और औद्योगिक रणनीतियों का स्पष्ट प्रतिबिंब है।
अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो खेती को पारंपरिक पद्धति से आगे बढ़ाकर तकनीक आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। ओडिशा सरकार ने कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग को बढ़ावा देने की घोषणा की है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और फसल उत्पादन के परिणाम बेहतर हों। राज्य के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने बजट सत्र के दौरान यह स्पष्ट किया कि एआई आधारित उपकरण किसानों को उन्नत फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से किसानों को मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी की स्थिति, कीट प्रबंधन, सिंचाई की आवश्यकता और फसल रोगों के प्रारंभिक संकेत जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर मिल सकेंगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनेगी। सरकार का मानना है कि यदि किसानों को डेटा आधारित सलाह मिले तो वे लागत कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और बाजार की मांग के अनुसार खेती की योजना बना सकते हैं। इस पहल के साथ ही राज्य के कृषि बजट में 12.3% की वृद्धि की गई। यह बढ़ोतरी इस बात की संकेत है कि ओडिशा सरकार कृषि को केवल आजीविका नहीं बल्कि एक आधुनिक और लाभकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करना चाहती है। विशेषज्ञों के अनुसार एआई तकनीकें फसल पूर्वानुमान, जोखिम आकलन और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे उत्पादन दक्षता बढ़ेगी और किसानों की आय स्थिर तथा टिकाऊ बनेगी। कुल मिलाकर ओडिशा का यह कदम दर्शाता है कि राज्य सरकार तकनीक और कृषि के समन्वय के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, कुशल और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में गंभीर है। अब बात करते हैं भारत और लैटिन अमेरिका के एक प्रमुख देश के बीच कृषि सहयोग को लेकर होने जा रही एक अहम पहल की। इंडिया और ब्राजील कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रस्तावित समझौते का मुख्य फोकस प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स पर रहेगा। वार्ताओं का नेतृत्व भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जहां ब्राजील के कृषि अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इन चर्चाओं में विशेष रूप से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने, दलहन और तिलहन मिश्रणों में सहयोग तथा भारत में ब्राजील समर्थित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्राजील कृषि अनुसंधान, सोयाबीन उत्पादन, टिकाऊ खेती तकनीकों और बड़े पैमानों की एग्री मैनेजमेंट प्रणालियों में वैश्विक अनुभव रखता है। वहीं भारत प्राकृतिक खेती और छोटे किसानों के मॉडल को बढ़ावा देने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह साझेदारी दोनों देशों को ज्ञान, तकनीक और इनोवेशन के आदान प्रदान करने का अवसर देगी। यह पहल केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कुल मिलाकर भारत ब्राजील कृषि एमओयू से प्राकृतिक और एकीकृत खेती को वैश्विक सहयोग का नया आधार मिलने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देशों के बीच कृषि नवाचार और व्यापारिक संबंध भी और मजबूत होंगे। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी और 10वीं महत्वपूर्ण खबर की और यह है यूरोप के एक प्रतिष्ठित कृषि आयोजन की खबर, जहां इस वर्ष एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। फ्रांस की राजधानी में आयोजित होने वाला पेरिस एग्रीकल्चर फेयर इस बार अपने इतिहास में पहली बार बिना गायों की पारंपरिक उपस्थिति के शुरू हुआ है। आयोजकों ने यह निर्णय पशु रोगों के संभावित प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लिया है। हाल के समय में पशुधन से जुड़ी बीमारियों को लेकर बढ़ती सतर्कता और बायोसिक्योरिटी चिंताओं के चलते यह एहतियाती कदम उठाया गया है। पेरिस एग्रीकल्चर फेयर लंबे समय से फ्रांस और पूरे यूरोप की कृषि परंपराओं, पशुपालन संस्कृति और ग्रामीण जीवन शैली का प्रतीक माना जाता रहा है। यहाँ गायों और अन्य पशुधन की प्रदर्शनी इस आयोजन की पहचान का प्रमुख हिस्सा रही है, जिसे देखने के लिए हजारों किसान, विशेषज्ञ और आम नागरिक पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष आयोजकों ने पशुधन प्रदर्शनों को सीमित करते हुए फोकस को तकनीक, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, नवाचार और वैकल्पिक खेती मॉडलों की ओर मोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े कृषि आयोजनों में हजारों पशुओं और आगंतुकों की मौजूदगी से संक्रामक रोगों के फैलने का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देना समय की मांग बन गया है। यह बदलाव यह भी संकेत देता है कि वैश्विक कृषि आयोजन अब केवल परंपराओं के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे सुरक्षा, स्थिरता, तकनीकी नवाचार और जलवायु अनुकूलन समाधानों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार प्रदर्शनी में टेक्नोलॉजी आधारित कृषि समाधान, जलवायु समर्थ खेती मॉडल, डिजिटल एग्री सिस्टम और वैकल्पिक प्रोटीन जैसे विषय प्रमुख आकर्षण बने हुए
हुए हैं। कुल मिलाकर पेरिस एग्रीकल्चर फेयर का यह नया स्वरूप दर्शाता है कि आधुनिक कृषि केवल उत्पादन और परंपरा का विषय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और नवाचार का भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, जहां एग्रीकल्चर, कमोडिटी और पॉलिसी की दुनिया में तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों की पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। दुनिया भर में बदलती व्यापार रणनीतियां, कृषि में तकनीकी नवाचार, कार्बन मार्केट, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियां, ये सभी आने वाले समय की एग्री इकोनॉमी को दिशा देने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि एग्री और कमोडिटी सेक्टर की कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। आपका क्या विचार है आज की खबरों पर, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्ते।